नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो आज के सेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को डील करते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। पहले प्रश्न की तरफ चलें। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो सीधे सीधे आपसे पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ रहा है। इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल रटने की ज़रूरत है कि कब से कब तक थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर के 97 तक थी, अवधि आपसे पूछा गया है डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ें। 8वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितने हमें ग्रोथ की, जीडीपी वृद्धि की बात उसमें हमने निर्धारित किया था। तो यहाँ पर देखिए 6.5%, बिल्कुल नहीं। 4.5% ये भी सही नहीं है। 6% ये भी सही नहीं है। दरअसल इसमें रखा गया था कि हम 5.6% अपनी जीडीपी को बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो अवधि है, आपसे केवल ये पूछा गया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से लेकर के वर्ष 2000 तक थी। तो ये फैक्चुअल है, आप लोगों को याद करना है, इसमें और कुछ क्या ही कर सकते हैं। चलिए 10वीं योजना की अवधि, अब ये पूछ रहा है 10वीं योजना की अवधि। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप लास्ट से यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो वर्ष 2012 से लेकर के 2017 तक थी, अगर रिवर्स आकर के भी याद करेंगे तो इस दौरान कोई गैप नहीं है, आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा होगा? 2002 से लेकर के 2007 तक के लिए ये पंचवर्षीय योजना थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है। मैंने लास्ट वाली अवधि बता दी और उसके हिसाब से आप रिवर्स में भी याद करेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ रहा है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि निर्धनता का उन्मूलन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर समावेशी विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धि, तो ये सही आंसर है। सामाजिक न्याय के साथ विकास ये नहीं था, अल्पसंख्यकों का विकास ये नहीं था, और सभी को शामिल करते हुए समावेशी विकास शब्द जो है अपने आप में बाकी सभी को समाहित कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है बी। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में जो बातें कही गई थी, जो लक्ष्य रखा गया था, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यहाँ पर आधा सेंटेंस ही दिया है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था? वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर देखिए 3%। तो ये पूछ रहा है कि केवल उस योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से कृषि के लिए कितना किया गया था। तो टोटल जो लक्ष्य रखा गया था 8%, और 8% में से कृषि और जो उसके संबद्ध क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, 4% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है। फिलहाल यहाँ पर देखें, अनवरत योजना भी इसे कहा जाता है, कई बार इसे चल योजना भी कहा जाता है। इसी से संबंधित और भी प्रश्न हैं, अभी उसको देख लेंगे। इंदिरा गांधी के द्वारा पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, तो रोलिंग प्लान वो लागू नहीं की थी। राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ये भी सही नहीं है। सही आंसर है जनता पार्टी सरकार के द्वारा अनवरत योजना या चल योजना कह लीजिए, रोलिंग प्लान कह लीजिए, इसको लागू किया गया था। गुन्नार मिडर्न की बुक पर आधारित थी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया गया था कि हम योजना लागू करेंगे, समीक्षा करेंगे, सुधार करेंगे, फिर लागू करेंगे। यानी कि योजना खत्म नहीं होती, ये अनवरत रूप से चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसको अनवरत योजना भी कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। ये कह रहा है वही जो मैंने आपसे कहा था कि अनवरत योजना से संबंधित, इसका नाम चल योजना यहाँ पर कहा गया। चल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी सही है।
अगला कह रहा है यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। तो जो मैंने कहा कि समीक्षा किया जाएगा, फिर लागू किया जाएगा, फिर उसे आगे बढ़ाया जाएगा, समीक्षा करेंगे, संशोधन करेंगे, लागू करेंगे, तो ये सही है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित हो रही है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर 20 वर्षों के लिए कह रहा है, सापेक्ष 10, 15 या 20 वर्षों के लिए सापेक्ष की बात कर रहा है, तो सही आंसर आपका होगा डी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। जिला योजना एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन पदाधिकारी। ठीक है, आगे बढ़िए। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? यहाँ पर देखें, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ इसमें शामिल होती हैं, बिल्कुल सही है। गोल्ड भी आरबीआई इसमें रखता है विदेशी मुद्रा भंडार में, तो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक आरबीआई है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, फिलहाल के लिए सोना इसमें शामिल है, स्पेशल ड्राइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार इसमें शामिल होता है, और आईएमएफ में रिजर्व ट्रांच होता है, जो ये कह रहा है आरक्षित स्थिति। ठीक है, आरक्षित स्थिति, तो यहाँ इसको रिजर्व ट्रांच कहते हैं। तो ये सभी ही शामिल हैं, ये तीसरा भी शामिल है, पहला भी शामिल है, तो हम इसको कहेंगे उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें। अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, CRR कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात कर रहा है कि अगर इस अनुपात को आरबीआई कम करता है, तो सभी बैंकों के संदर्भ में बात करें, आरबीआई सभी बैंकों के लिए CRR अनिवार्य करता है, यानी कि ये नियम है। और ये CRR उनके NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL का कुछ प्रतिशत निर्धारित होता है। तो CRR मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले आरबीआई ने कहा था कि आपको 3% रखना है, 3%। ठीक है, अब आरबीआई ने कहा 3% नहीं, आपको 4% रखना होगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो 1% का गैप है, ये गैप अब आरबीआई के पास बैंक पहुंचा देगा। अब मान लिया कि यहाँ पर हमने ये समझा कि वृद्धि होती है तब क्या होगा, तो बताइए अगर वृद्धि हो रहा है तो अब ऐसी स्थिति में आरबीआई के पास बैंकों को कैश जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश रिजर्व रेशियो ही है, इसका नाम ही है कैश रिजर्व रेशियो। ऐसी स्थिति में जो बैंक है, बैंक के पास पैसा कम होगा, मनी कम होगी, और इसलिए बैंक भी क्या करेगा, बैंक अपनी, ठीक है, ब्याज दरों को, इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को बढ़ा देगा। और ब्याज दर को बढ़ा देगा तो जो निवेश के लिए और उपभोग व्यय के लिए ऋण लिया जाता है, जैसे मुझे एक मोबाइल ख़रीदना है, तो हो सकता है मैं EMI पर ले लूं, तो EMI पर अभी लग रहा है कि EMI मुझे महंगा देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उपभोग व्यय के लिए अब बैंक से ऋण नहीं लूँगा, यानी कि EMI पर मोबाइल नहीं लूँगा, ब्याज दर बढ़ा हुआ है। एक व्यक्ति है, फर्म का मालिक है, या कंपनी कह लीजिए, कंपनी का मालिक है, वो चाहता है कि मैं अपनी कंपनी का विस्तार करूं और इन्वेस्टमेंट करूं, तो क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या निवेश व्यय। तो वो सोचेगा कि मुझे ब्याज अधिक देना पड़ेगा, अभी के लिए होल्ड करते हैं, बाद में देखेंगे। यानी कि इससे लिक्विडिटी कम होगी। अगर मान लेते हैं ये बढ़ाया तो लिक्विडिटी कम होगी, तरलता, मुद्रा की तरलता कम होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम होगा। अगर मान लिया कि पहले 4% था, 4% से घटा करके 3% किया, तो इसका रिवर्स इम्पैक्ट होगा। यानी कि अगर आरबीआई ने CRR को 4% से घटा करके 3% किया, इसका फ़ायदा ये होगा कि बैंकों के पास पैसा अधिक बचेगा और बैंक कम ब्याज दर पर अधिक ऋण दे पाएंगे। इससे लोग उपभोग और निवेश व्यय के लिए ऋण अधिक लेंगे, और ऋण अधिक लेंगे तो खर्च तो करेंगे, और खर्च करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इससे लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। पहले वालों को देखिए, बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कहा गया है कि कम करेगा,
ठीक है। दूसरा कह रहा है अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अभी मैंने कहा कि उपभोग और निवेश व्यय बढ़ जाएगा यदि कम हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है, तो मुद्रा की आपूर्ति ही तो बढ़ रही है। ऐसे भी कह सकते हैं कि अब बैंकों से जनता के पास चला गया, और जनता के पास चला गया यानी कि अर्थव्यवस्था में चला गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। हालांकि जनता शब्द जब आप मनी सप्लाई पढ़ते हैं तो जनता का मतलब कुछ और होता है, उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। फिलहाल के लिए मैंने कहा अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिलेगी और मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। इससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ गई, ठीक है। मनी मेक्स मनी, यानी कि बैंकों ने अधिक ऋण देना, साख सृजन करना शुरू किया। और कह रहा है वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। जब निवेश में वृद्धि होगी तो उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब ये वैल्यू एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर निवेश दर में गिरावट कहाँ आ रही है, निवेश दर में गिरावट नहीं आएगी। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 3 1 2 3 देखिए किस में है, कौन सा सही है। तो ये कह रहा है 1 2 3 इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। इसमें नहीं, ई ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ई ऑप्शन इसमें से सही होगा, इसलिए क्योंकि इसमें 1 2 3 सही है और यहाँ पर सब में दिया गया है 1 2 3 4, तो 4 वाला ये गलत होगा। 4 जिसमें गलत होगा वो 4 जिसमें है वो गलत हो जाएगा, और इस आधार पर हम इसको कहेंगे कि सही आंसर इसका ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यहाँ पर यह भी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सी निवेशक एजेंसी भारत की प्रतिभूति खरीद सकता है। तो सरकार सिक्योरिटी बेचती है समय समय पर जब उसे वित्त की आवश्यकता हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी अधिक है, उस लिक्विडिटी को सोखना है, लिक्विडिटी को कम करना है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन की स्थिति है। उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, यानी डिमांड को कम करने के लिए हमें अर्थव्यवस्था से पैसा निकालना है, और पैसा निकालने के लिए क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियां बेचना शुरू करती है। दूसरे संदर्भ में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सरकार को ऋण लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे भी सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके वो ऋण प्राप्त कर सकती है और अपनी जो आवश्यकताएं हैं, वित्त की आवश्यकताएं, वो पूरी कर सकती है। तो यहाँ पर कहा गया कि कौन कौन उस सरकारी प्रतिभूति को खरीद सकता है। तो सामान्यतः आप सोचेंगे कि आरबीआई खरीदेगा सरकारी प्रतिभूति को, या बैंक खरीद सकते हैं। व्यक्ति नहीं खरीद सकता, दरअसल खरीद सकता है बैंक भी, आरबीआई तो खरीदेगा ही। और मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में आपने देखा होगा तो OMO के बारे में बताया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर व्यक्ति है, व्यक्ति भी कर सकता है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए व्यक्ति भी खरीद सकता है। और वित्त प्रतिष्ठान, तो वित्त प्रतिष्ठान जैसे बैंक ये भी खरीद सकते हैं। तो इसमें तीनों ही खरीद सकते हैं, और चूंकि तीनों की बात है तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 तीनों ही सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्थिक नीति की समीक्षा मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। और मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, इसमें जो हमारे देश में पहले आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति की समीक्षा अकेले किया जाता था, अब उस व्यवस्था को सुधार दिया गया है। अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। उस कमेटी में आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और एक बैंक अधिकारी होता है। सरकार की तरफ से 3 अर्थशास्त्री होते हैं, सभी मिलकर के निर्णय लेते हैं। ठीक है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और बहुमत के आधार पर निर्णय लेने के साथ साथ न्यूनतम बैठक करने के लिए 4 सदस्यों का होना ज़रूरी है। द्विमासिक आधार पर, ठीक है, प्रत्येक 2 माह पर इस नीति की समीक्षा की जाती है। जब ये बात हुई कि भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए एक समिति होनी चाहिए, तो उससे संबंधित लंबी लिस्ट है, लेकिन लास्ट में 2013 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर अमेरिका का फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, उसी के आधार पर
इस समिति ने सुझाव दिया और किसकी तर्ज पर बनाया गया, तो अमेरिका का जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है उसी के आधार पर भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये कमेटी निर्णय लेती है। तो यहाँ पर द्विमासिक आधार पर, और द्विमासिक आधार पर देखें तो इसके आधार पर वर्ष में कितना होगा, 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका सही आंसर है द्विमासिक आधार पर। अच्छा, यहाँ पर कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है, तो द्विमासिक आधार पर करता है, द्विमासिक आधार पर एक वित्त वर्ष में ये पूछ रहा है, तो एक वित्त वर्ष में 6 बार कर सकता है, ठीक है, अधिकतम 6 बार हो सकता है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न के हिसाब से चूंकि इसमें 6 ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम 4 हो सकता है, अधिकतम 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। तो अभी हमारे देश में कितना मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, तो 2, 4 ± 2, यहाँ पर देखिए 4 ± 2 2026 के लिए निर्धारित था। तो यहाँ पर 4 + 2 यानी कि 6%, अधिकतम 6% होना चाहिए, और 4 - 2 यानी कि न्यूनतम 2% होना चाहिए। तो 2 से लेकर के 6 के बीच में होना चाहिए। अब इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किसको आधार बनाता है, तो यहाँ पर WPI ये नहीं है, और ये कह रहा है GDP अवस्थिति, इसको भी आधार बनाया जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए आप मुद्रास्फीति की गणना कैसे करेंगे, तो 2 विधियाँ होती हैं। एक को कहते हैं प्राइस इंडेक्स मेथड, और प्राइस इंडेक्स मेथड में WPI है, CPI है और PPI है। जो PPI अभी लागू नहीं है, ठीक है, उसको लेकर के रिकमेंडेशन चल रही है, उसको लेकर के बातें चल रही हैं, और लागू होगा तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए WPI भी उसमें शामिल होता है। मैंने कहा कीमत सूचकांक विधि या प्राइस इंडेक्स मेथड, उसके आधार पर WPI भी होता है, CPI भी होता है, ठीक है, और PPI भी होता है। तो ये 3 चीज़ें। और दूसरी तरफ देखेंगे तो GDP अवस्थिति कारक, या आप उसे GDP डिफ्लेटर कह लीजिए। तो GDP डिफ्लेटर होता है, तो दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि किसका प्रयोग करता है मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में, ठीक है। किसको देखता है, तो वो वाले एंकर नहीं है, ठीक है, जो आप लोग देखते हैं। फिलहाल के लिए CPI कंबाइंड इसमें सही आंसर है, ठीक है, CPI कंबाइंड। चलिए आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।